प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इस क्वाड समिट में हिस्सा लेते हुए मुझे खुशी हो रही है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह इंडो पैसिफिक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। क्वाड की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, यह मंच वैश्विक भलाई, लोगों के कल्याण, समृद्धि और शांति की दिशा में प्रयास करना जारी रखेगा। जापान के हिरोशिमा में क्वाड बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें 2024 में भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में खुशी होगी। क्वाड की बैठक से पहले क्वाड नेता पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज, जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने एक तस्वीर के लिए पोज दिया। हिरोशिमा में क्वाड देशों की बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा, मैं फिर से करीबी दोस्तों के बीच आकर खुश हूँ। एक खुले, स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साथ खड़ा होना है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ संप्रभुता का सम्मान किया जाता है और सभी बड़े और छोटे देश क्षेत्रीय संतुलन से लाभान्वित होते हैं। क्वाड देशों की बैठक के दौरान जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने कहा, हम व्यवहारिक सहयोग में शामिल होने के लिए आसियान, दक्षिण एशिया और प्रशांत क्षेत्र के बहु क्षेत्रीय देशों की आवाज़ सुनेंगे। बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि लोग अब से 20-30 साल बाद जब क्वाड को देखेंगे तो कहेंगे ये पूरी दुनिया में बदलाव का वाहक है। मेरे विचार में हमने पिछले 2 वर्षों में भारी प्रगति की है। आइए अब हम रूस यूक्रेन के बारे में बात कर लें। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई। पीएम मोदी जापानी पीएम के आमंत्रण पर G7 समिट में शामिल होने के लिए जापान के हिरोशिमा शहर गए हैं। यहाँ पीएम ने जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस समय दुनिया भर के बड़े और प्रमुख देशों के समर्थन की मांग कर रहा है। जानकारों की माने तो जेलेंस्की रूस के ऊपर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए यूक्रेन प्रमुख देशों के साथ बैठक कर रहा है। पिछले महीने यूक्रेन के पहले उप विदेश मंत्री एमिन दजाप्रोवा भी भारत के दौरे पर आए थे। यात्रा के दौरान उप विदेश मंत्री ने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को एक पत्र सौंपा था, जो राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा पीएम मोदी के लिए लिखा गया था। बैठक के बाद अब तक यह पता नहीं चल पाया कि आखिर बैठक में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। पिछले साल फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद पीएम ने पुतिन के साथ साथ जेलेंस्की से भी बात की थी। 4 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति जेलेंस्की से फ़ोन पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि भारत किसी भी शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में योगदान दे सकता है। पिछले साल ही उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई थी। यहाँ पीएम ने पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए प्रेरित किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। जेलेंस्की से मिल बोल पीएम युद्ध के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से इतर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। पिछले साल शुरू हुए रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन युद्ध दुनिया का एक बड़ा मुद्दा है। मैं इसे सिर्फ अर्थव्यवस्था, राजनीति का मुद्दा नहीं मानता, मेरे लिए मानवता का मुद्दा है। भारत और मैं युद्ध के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। दुनिया के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों के नेताओं ने ग्रुप ऑफ 7 की बैठक में यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस को दंडित करने के लिए नए तरीकों पर संकल्प लिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कारण यूक्रेन पर मंडरा रहे एटमी हमले के खतरे, उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों व चीन के तेजी से बढ़ते एटमी जखीरे के मद्देनज़र जापान ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर दिया। बंद दरवाजों के भीतर हुई G7 समूह की बैठकों के बाद उसके नेताओं ने कहा कि यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन कम नहीं होगा। हम यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के विरोध में एक साथ खड़े होने का संकल्प लेते हैं। रूस ने इन युद्ध की शुरुआत की थी और इस युद्ध को समाप्त भी कर सकता है। इस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भाग लेंगे। वहीं G7 समूह के नेता रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। विश्व के नेताओं ने शुक्रवार को दुनिया के पहले युद्धकालीन परमाणु बम विस्फोट में मारे गए हजारों लोगों को समर्पित एक शांति उद्यान का दौरा भी किया। यहाँ सांकेतिक पौधारोपण के बाद रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को खुलासा किया जाएगा और उस पर पहले से लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने के प्रयास दोगुने करने और उसे जवाबदेह बनाने में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें अमेरिका की ओर से रूस के रक्षा उत्पादन से जुड़ी रूसी व अन्य देशों को करीब 70 संस्थाओं को काली सूची में डालना व 300 से अधिक व्यक्तियों, संस्थाओं पर प्रतिबंध शामिल है। उधर ब्रिटेन ने रूसी हीरे, तांबा समेत कई धातुओं के आयात पर पाबंदी की घोषणा की है। आइए अब कुछ जापान के बारे में बात करें। इस साल जापान ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन का खास फोकस 2 देशों पर होगा जिन्हें हिरोशिमा से दूर रखा गया है, चीन और रूस। पश्चिमी जापानी
शहर में शुक्रवार से 3 दिनों के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के प्रमुख नेता मिलेंगे और अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन नेताओं का उद्देश्य बीजिंग और मॉस्को की चुनौतियों के खिलाफ एकता प्रदर्शित करना है। इस सम्मेलन में G7 देश अपने आपसी मतभेदों को भी दूर करने पर जोर देंगे। कई अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि G7 के भीतर चीन को लेकर विभाजन प्रतीत हो रहा है। G7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और इटली चीन के साथ आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। टोक्यो में नेशनल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज गिब्स के प्रोफेसर नरुसिंगे मिशिशिता ने कहा कि G7 ग्रेट पावर कंपटीशन से कैसे निपटेगा, यह शिखर सम्मेलन का एक अहम मुद्दा होगा। मिशिशिता ने कहा उन्हें आर्थिक सुरक्षा, संवेदनशील तकनीकों से निपटने के तरीकों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा सब कुछ ग्रेट पावर कंपटीशन का हिस्सा है जो अमेरिका, रूस और अमेरिका चीन के बीच चल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले महीने बीजिंग का दौरा किया था और यूरोपीय संघ से अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करने का आह्वान किया था। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीते दिनों न्यूज एजेंसी से कहा था कि शिखर सम्मेलन नेताओं को चीन के सामने एकजुट दिखाएगा। कई अन्य घोषणाएं भी होने की उम्मीद है। जर्मन सरकार के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि यूक्रेन आर्थिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा पर भी चर्चा हो सकती है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि मैं इसे एक भू राजनीतिक G7 कहूँगा जो एक बड़े सुरक्षा संकट यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण से निपटेगा। अधिकारी ने कहा कि यह भू राजनीतिक भी है क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। सम्मेलन में ऑब्जर्वर के रूप में भारत और वियतनाम सहित कई अन्य देशों के नेता भी शामिल होंगे। वैश्विक मंच पर चीन की भूमिका का मुकाबला करने के लिए G7 ग्लोबल साउथ के सदस्यों के करीब आना चाहता है। यह देखना आम होगा कि चीन को लेकर समूह की भाषा कितनी ज़्यादा स्पष्ट होगी। कुछ G7 सदस्य चीन में निवेश पर नियंत्रण को लेकर संशय में हैं। अप्रैल में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में वैश्विक चुनौतियों पर चीन के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। अमेरिका मजबूत निवेश नियंत्रणों पर जोर देने में सबसे आगे है, लेकिन जर्मनी अधिक सतर्क है। जापान भी निवेश नियंत्रण को लेकर संशय में है। नेताओं ने रूस पर प्रतिबंधों को कड़ा करने की भी योजना बनाई है जो मॉस्को के हमले को बढ़ावा देने वाले ऊर्जा और निर्यात को टारगेट करेंगे, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले को खत्म करने की रणनीति में भी मतभेद है। अधिकारियों का कहना है कि इस सम्मेलन में मेजबान जापान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के महत्व के बारे में एक स्पष्ट संदेश देना चाहता है क्योंकि टोक्यो की चिंता सता रहेगी। यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई ताइवान के खिलाफ चीन की कार्रवाई को बढ़ावा दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।